मानसून सत्र में तो केंद्र सरकार ने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं लाया, लेकिन लॉ कमीशन ने अलग अलग संस्थाओं से, धर्मों से जुड़े लोगों से, सामाजिक कार्यकर्ताओं से सुझाव जरूर मांगे हैं। ऐसे पर भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन, जो मुस्लिम महिलाओं की आवाज़ उठाती है, इस संगठन ने भी अपने कुछ मांगे सरकार तक पहुंचाई है, यानी कि लॉ कमीशन तक अपनी बातें पहुंचाई हैं कि उनकी भी सुनी जाए और फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो ढांचा है उसे तैयार किया जाए। मुंबई में भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन, ये जो संघ है, ये मुस्लिम महिलाओं के लिए, उनके अधिकारियों के लिए, उनके शिक्षा के लिए काम करता है। और हमारे साथ मंच पर खातून शेख हैं, साथ ही साथ जाकिया सुमन जी हैं और नूरजहां सफियानी जी हैं। हम उनसे बात करते हैं। मैम, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, जाकिया सुमन जी, आपको ऐसी आवश्यकता क्यों महसूस हुई कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यदि भविष्य में सरकार लाती है तो आप लोगों की बात सुनी जाए, आपके जो कुछ मुद्दे हैं वो लॉ कमीशन उसे पढ़े, समझे और उस पर अमल करे? यूनिफॉर्म सिविल कोड का मकसद है जेंडर जस्टिस और जेंडर इक्वालिटी। हम भी काम करते हैं जेंडर जस्टिस और जेंडर इक्वालिटी मुस्लिम बहनों में। जब ये जो पूरा चर्चा हो रहा है कि आने वाले दिनों में कैसा कानून देश में हो ताकि बहनों को न्याय मिल सके, तो सबसे ज़्यादा अन्याय तो हमारे देश में, जहाँ पारिवारिक कानून की बात है, सबसे ज़्यादा अन्याय मुस्लिम बहनों के साथ है, क्योंकि उन्हें कानून का वो प्रोटेक्शन हासिल नहीं है जो हिंदू बहनों को हासिल है। तो हिंदू बहनों को हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, एडॉप्शन एक्ट, ये सब कानूनों का प्रोटेक्शन है। हमारे यहाँ ये ऐसे कोडिफाइड कानून नहीं है। इसके चलते हमारे यहाँ छोटी उम्र में शादी हो जाती है। हमारे यहाँ 4 शादियों की, कम ही होती हो लेकिन 4 शादियों की प्रथा है। ये माना जाता है कि मुसलमान मर्द को 4 शादियों का अधिकार है, जो कि हम मानते हैं कि बिल्कुल गलत है। हमारे यहाँ टेम्पररी मैरिजेस का भी चलन है। हमारे यहाँ बच्चों की गार्डियनशिप और सरपरस्ती माँ को नहीं दी जाती है, सिर्फ बाप को दी जाती है। बाप ही गार्डियन हो सकता है, बाप को ही कस्टडी हो सकती है। फिर जो प्रॉपर्टी में शेयर है वो हमारे यहाँ इक्वल नहीं होता है औरतों के लिए, चाहे वो बहन हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो माँ हो। उनको 1/3 या 1/4 या मतलब वो अपनी अपनी समझ से मिलता है, लेकिन वो बराबर शेयर कभी नहीं मिलता है। तो ये सारी बातें इसलिए हो रही हैं कि जो कुरान ने जो हक दिए हैं, उन हकों को हकीकत में ज़मीन पे उसको कैसे ट्रांसलेट किया जाए, उसके लिए हमारे यहाँ कोई लीगल प्रावधान नहीं है। तो हमारे यहाँ कोडिफाइड कानून की कमी है। तो अब जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चल रही है तो जाहिर है आप जिसके साथ ज़्यादा अन्याय है उस पर आप जोर देंगे ना। साथ ही साथ हमारे यहाँ कुछ एफर्मेटिव चीज़ें हैं, जैसे कि मेहर का अधिकार है, जैसे कि लड़की का मर्जी पूछना बहुत ज़रूरी है शादी होने से पहले। उसको प्रॉपर्टी के शेयर में भी जो पॉजिटिव इंटरप्रिटेशंस हैं, जो फेमिनिस्ट इंटरप्रिटेशंस हैं, जो प्रगतिशील इंटरप्रिटेशंस हैं, वो बराबरी का अधिकार देते हैं। तो ये सारी बातें अगर आप ध्यान में नहीं लोगे तो फिर मुस्लिम महिलाओं का इनजस्टिस तो कंटिन्यू रहेगा। तो और जो जिस स्पिरिट के साथ हमारे संविधान में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है, उसका स्पिरिट ये है कि सारी औरतों के लिए बराबरी हो, समानता हो, न्याय हो। तो जब मुस्लिम महिला की स्थिति आप समझोगे ही नहीं तो उसके न्याय की बात आप कैसे कर सकोगे? तो क्योंकि हम इस विषय पे पिछले 2 दशकों से काम कर रहे हैं, ये कानून का ड्राफ्ट भी हमने डेवलप किया है, तो हम चाहते हैं कि ये चीज़ें गौर की जाए। लेकिन मैम, आप ये भी देख रही होंगी कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड ऐसा मुद्दा है, जब इसकी चर्चा ही हो रही है तो मुस्लिम समाज बिफर जाता है। एक बड़ा वर्ग ये मानता है कि हमारे धर्म में हस्तक्षेप है, हमारे रिलीजन में इंटरफेयर है, हमारे कुरान में इंटरफेयर है, और आप लोग तो ऐसे मुद्दे उठा रहे हो जो कि बड़ी काटो बड़ी लड़ाई है आपकी। नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड में मुसलमान समाज बिखर जाता है, ये बात मुझसे मैं सहमत नहीं। जो समाज में जो पुरुषवादी सोच रखते हैं, जो कट्टरवादी सोच रखते हैं, वो बिखर जाते हैं। लेकिन जो प्रगतिशील लोग हैं, जो लोग महिला समानता चाहते हैं, जो लोग महिला के अधिकारों के लिए कार्यरत हैं, जैसे कि भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन, तो हम तो कानूनी संरक्षण की मांग लगातार पिछले कई सालों से करते हैं। तो हम इसके विरोध में नहीं हैं। हम चाहते हैं कि मुस्लिम महिलाओं को लीगल पैरिटी मिलना ज़रूरी है। लीगल पैरिटी जो हिंदू महिलाओं के बराबर हो, क्रिश्चियन महिलाओं के बराबर हो, और भी जो देश की और भी धर्मों की जो महिलाएं उनके बराबर हो, और जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए अधिकार भी मिले, कुरान में दिए गए अधिकार भी मिले, ये हम चाहते हैं। तो वो चाहे जिस भी रूप से आए, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं। भारत के संविधान में जो बातें की गई है हमारे लिए, जो हमारे लिए जो प्रॉमिस किया गया है, वो हम चाहते हैं कि वो हकीकत में तब्दील हो। तो रूट चाहे कोडिफिकेशन का रूट हो सकता है, कानून को विधिवत करने का रूट हो सकता है,
या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी रूट हो सकता है। दोनों ही रूट संवैधानिक है, दोनों ही रूट का हम स्वागत करते हैं। और जब इसीलिए हम लॉ कमीशन से हम सबमिशन भी दे चुके हैं। हम अभी नेक्स्ट मंथ हम उन्हें मिलने भी जा रहे हैं, हमारी वहाँ पे मीटिंग भी है, तो हम यही सब बातें रखेंगे। और जो अभी हमने जो 25 बातें बताई, 25 में से 5 बातें ऐसी हैं जो नॉन निगोशिएबल्स हैं, जो मेरे ख्याल में लॉ कमीशन ही नहीं, कोई भी व्यक्ति जो भारत के संविधान में यकीन रखता है, जो महिला समानता में यकीन रखता है, वो ये बात माने। तो हमको विश्वास है कि हमारी बात मानी जाएगी। जब मैम बात आती थी ट्रिपल तलाक की, तो आखिरकार ट्रिपल तलाक इंस्टेंट ट्रिपल तलाक का मुद्दा तो खत्म हो गया और इसमें आप लोग को बड़ी कामयाबी मिली, क्योंकि आप लोग इस मुद्दे को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रही थी। लेकिन जिन मुद्दों को आपने उठाया है, आप लोगों पर तो आरोप लगेंगे कि आप लोग तो सरकार की बात कर रहे हो, आप लोग तो मोदी सरकार की बात कर रहे हो। हम महिलाओं के अधिकारों की बात कर रहे हैं, फायदा है। रही बात आरोपों की, तो वो तो पुरानी कहानी हो गई। आरोप तो हम पे कब से, पिछले 10 सालों से लग रहे हैं। वो आरोप से हम रुके नहीं हैं, हम लड़ते आए हैं। जैसे हमारी सुप्रीम कोर्ट में जीत हुई, जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट में हमारी जीत हुई हाजी अली मैटर में, वो मैटर फिर सुप्रीम कोर्ट में गया, वहाँ भी हमारी जीत हुई। हम सरकार का या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा हमें उससे मतलब नहीं है, हमें हमारे अधिकारों से मतलब है। हमारे अधिकार हम उनको कुरान ने दिए हैं, हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, और वो अधिकार लेने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। विरोध होगा, हम उससे नहीं डरते, विरोध से हम नहीं डरते। विरोध से नहीं डरते, क्योंकि यहाँ पर बात समान अधिकारियों की हो रही है। हमारे साथ नुजहा सत्यानी जी, हम उनसे बात करते हैं। मैम, आप लोगों ने तो अच्छा खासा ड्राफ्ट यहीं पर तैयार कर दिया है। शादी है, तलाक का मामला है, अडॉप्शन, कस्टडी, गार्जियनशिप का मामला है और विरासत रखरखाव का मामला है। 25 मुद्दे आप लोगों ने जिक्र किए हुए। पहले शादी पर जिक्र करते हैं, क्या मांगे आप लोग रख रहे हैं लॉ कमीशन के सामने? मुख्य बातें मुस्लिम महिलाओं की शादी के संदर्भ में क्या बात है? एक तो ये जो 25 मुद्दे आपके सामने हैं, ये पूरे एक ड्राफ्ट का निचोड़ है। हमने 8 साल लगाए वो ड्राफ्ट बनाने, थोड़ा जोर में बोलिए। पूरा ड्राफ्ट हमने तैयार किया है और उसमें से हम ये 25 पॉइंट निकाले हैं। और मैंने पहले भी बताया कि कई हज़ारों मुस्लिम औरतों के साथ, लॉयर्स के साथ, अलग अलग समाज के लोगों के साथ बैठ कर हमने वो ड्राफ्ट तैयार किया है। तो ये जो आप 25 पॉइंट देख रहे हैं, ये मुस्लिम औरतों के मुद्दे हैं, उनकी डिमांड्स हैं, और उनकी जो तकलीफ़ें हैं उसको हम इसके ज़रिए कम करने का प्रयास करें। तो जहाँ तक शादी का सवाल है, जो मुस्लिम कानून में जो बेनिफिट्स हैं वो एक मुस्लिम औरत को मिलने चाहिए। जैसे कंसेंट, लड़की का हाँ बोलना शादी के लिए, ये बहुत अहम कंडीशन है शादी होने के लिए, और वो मुस्लिम समाज, मुस्लिम कानून का एक बहुत क्रूशियल हिस्सा है। उसे वो जो सहूलियत है उसको मानते हैं, और उसको कंसेंट जो है वो क्लियरली लेनी चाहिए। और शादी की उम्र की हम बात कर रहे हैं, जो देश का कानून है 18 वो लागू होना चाहिए। और जो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है उसमें वो प्रोविजन, ये कानून जो है मुस्लिम समाज पर भी लागू होगा। और तीसरी बात महर की, महर एक औरत को शादी के वक्त मिलना चाहिए, उसका एक हक है, उसके बिना निकाह नहीं हो सकता। तो जो समाज में प्रथा है कि एक छोटा सा अमाउंट, टोकन अमाउंट उसको महर मिल जाता है, हम ये कह रहे हैं, हमारे ड्राफ्ट में हमने कहा है और यहाँ पर भी हम ये कहते हैं कि कम से कम आदमी की जो होने वाला हस्बैंड है उसकी जो सालाना आमदनी कम से कम उतनी तो उसको महर होगी, कि अगर फाइनेंशियल सिक्योरिटी मकसद है महर, तो वो छोटे अमाउंट से लीजिए। तो ये शादी लोगों ने रजिस्टर्ड महिला काजी का भी जिक्र किया। जी, तो हम हमारे समाज में जो निकाह पढ़वाते हैं वो काजी होते हैं, तो सिर्फ मर्द नहीं या सिर्फ औरत नहीं, तो जो भी निकाह पढ़वाते हैं वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि उनको ये देखना है कि लड़की 18 से कम तो नहीं है, उनको ये देखना है कि लड़के की पहले कहीं शादी तो नहीं हुई है, उसको महर उसकी दिलवा के देना, ये काजी का काम है। इट्स अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन, तो हम किसी को भी वो जिम्मेदारी नहीं दे सकते। तो अगर मैं काजी हूँ तो सरकार के पास मेरा जिक्र होना ज़रूरी है, चाहे महिला काजी हो या फिर काजी। और दूसरा बात, मुस्लिम महिला आंदोलन की तरफ से 20 काजी महिला काजी ने बाकायदा एक फॉर्मल ट्रेनिंग के ज़रिए हमें दिया, तो उनको मान्यता देना भी सरकार का काम है कि महिलाओं के नज़रिए से जब काम होंगे तो महिलाओं को अधिकार मिलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तलाक का भी मामले का आपने जिक्र किया हुआ है कि कुछ 5 बिंदुओं का जिक्र किया है, मुख्य बातें क्या हैं? एक तो 3 तलाक का जो कानून आया उसमें हम देखते हैं कि बहुत उसका फायदा हुआ है कि आज 3 तलाक तकरीबन 3 के बराबर है।
लेकिन तलाक का तरीका क्या होना चाहिए, ये भी बात हमने सरकार को पहले दे चुके हैं ड्राफ्ट के। तलाक कैसे नहीं होनी चाहिए आप ये कह रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तलाक कैसे होनी चाहिए इसका भी कानून बनना चाहिए। और उसमें जो मुस्लिम कानून में जो अलग अलग तरीके हैं जो खासकर औरतों के फेवर में जाते हैं, खुला का एक बस के निकाह का एक ये सब डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट दोबारा ये सब चीज़ों का भी समावेश होना चाहिए। जो अच्छी बातें हैं उसका फायदा मुस्लिम और नहीं। बच्चों के अडॉप्शन गार्जियनशिप को भी लेकर आप लोगों ने मुद्दा उठाया, क्या है? कस्टडी को लेकर हमारा ये कहना है कि जो नेचुरल गार्डियन माँ होती है वो नेचुरल गार्डियन मानी जानी चाहिए। आज ये समझ है कि बाप नेचुरल हमें कहते हैं कि प्रिंसिपल बहुत ज़ाहिरी तौर पर अनइक्वल डिस्क्रिमिनेटरी माँ जो पैदा करती है वही नेचुरल गार्डियन है। तो हम ये डिमांड करते हैं कि हम मुस्लिम मदर इज ऑल्सो नेचुरल गार्डियन। और जहाँ तक बच्चों की सरपरस्ती का सवाल है वो कोई ऑटोमेटिक नहीं होना चाहिए कि ऑटोमेटिकली शौहर को या एक्स हस्बैंड को बच्चों की भलाई किसमें है, बच्चों की मर्जी कहाँ है, ये जो टू प्रिंसिपल्स ऑफ कस्टडी वो विरासत को लेकर भी आपने मुद्दे उठाए हैं कि विरासत का प्रारूप क्या होना चाहिए? विरासत के कानून को लेकर हम कह रहे हैं कि जो कुरान में प्रावधान है वो लेनी चाहिए। और मुस्लिम जूरिस्प्रूडेंस में जो हिबा का एक तरीका है गिफ्ट डीड, आप इक्वलाइज करने के लिए आपको प्रावधान की इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपके बेटे और बेटे को बराबर इक्वल इनहेरिटेंस राइट्स की। मैम, जब इन 25 बिंदुओं को हम देखते हैं और एक होता है कि नागरिक सरकार से मांग करे और सरकार से अपेक्षा रखे कि उसकी मांगें मानी जाएंगी, आप लोगों के सामने तो लड़ाई दोहरी है। आपको समाज से भी लड़ना है, समाज के भी उन पुरुषवादी लोगों से लड़ना है जो नहीं चाहते कि अब तक बदलाव हो, और सरकार के सामने भी आपकी बात मनवानी है। कानून तो सरकार ही बनाएंगे, हमारा जो पूरा रुझान है, जो हमारी डिमांड है वो सरकार की तरफ है। तो समाज में हम इतने सालों से काम कर रहे हैं, मुस्लिम बहनों के बीच में काम कर रहे हैं, मुस्लिम बहनों की तकलीफ़ें हमारे सामने हैं, मुसलमान बहनें से हमें पता है कि क्या तकलीफ है। तो वो अनुभव और वो एक्सपीरियंसेस को जो मुसलमान औरत चाहती है वो ऑलरेडी हम कैरी करते हैं। जहाँ तक कानून का सवाल है, सरकार कानून बनाएगी, हम इस देश के नागरिक हैं, तो चाहे जो ही सरकार आए हम सरकार के पास जाते रहेंगे। कानून तो संसद बनाएगी और संसद के पास जाए बिना कोई उसका इलाज। जब भी धर्म का मामला आता है तो सरकारें बड़ा सोच समझ के फुट पर कदम रखती हैं कि भावना या हाथ ना हो या किसी के धर्म में छेड़छाड़ ना हो। आपने देखा कि ट्रिपल तलाक के मामले में कितना ज़्यादा आप लोगों को भी संघर्ष करना पड़ा। क्या लगता है, अपेक्षा क्या है मौजूदा सरकार से, किससे अपेक्षा है कि सरकार ने जिस प्रकार से ट्रिपल तलाक कानून लाया, आपको लगता है यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आएगा और ये जो मांगे आप लोगों ने मांगी ड्राफ्ट में इसे शामिल किया जाएगा? अपेक्षा ये है कि मुस्लिम औरत को इस देश का नागरिक समझा जाए। और जो मैंने अपने बातचीत में भी रखी थी कि 2037 तक अगर कोई पारिवारिक कानून मुस्लिम समाज के लिए नहीं आता है तो एक पूरी सदी निकल गई है कि इसमें मुस्लिम औरतों को फैमिली के अंदर, परिवार के अंदर उनके हकों की हिफाजत नहीं है। मतलब टुकड़ों टुकड़ों में कानून आ रहा है। ट्रिपल तलाक के कानून के वक्त में हमने सरकार को कहा था कि प्रैक्टिस बैन होने के साथ साथ क्या प्रैक्टिस होनी चाहिए। मुस्लिम औरतें कब तक होता है, आप टुकड़ों टुकड़ों में जैसे हमें दे देते हैं वैसे आप कानून बनाएं। हमें कॉम्प्रिहेंसिव लॉ चाहिए ताकि ये सारे मुद्दे एक साथ इकट्ठा एक कानून के जरिए खत्म हो, ताकि कभी तो एक ऐसा वक्त आए जब मुस्लिम औरतें कह सके कि भी आप प्रोटेक्टेड हैं। बहुत शुक्रिया हमसे